हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटिक एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 28 और टॉपिक नंबर 14 संसदीय समितियां। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1984, ऑप्शन नंबर बी 1987, ऑप्शन नंबर सी 1991 या ऑप्शन नंबर डी 1994। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत सन 1991 में की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद की नियम समिति की सिफारिशों के आधार पर संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई थी। उसके बाद है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 11, 17, 22 या 26? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 समितियों ने संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कार्य करना आरंभ किया था। उसके बाद अगला है, संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थायी समिति, ऑप्शन नंबर बी तदर्थ समिति, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों प्रकार की संसद की समितियां होती हैं, स्थायी समिति भी और तदर्थ समिति भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति या उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी स्थायी समितियां। प्राक्कलन समिति भी, लोकलेखा समिति भी और नियम समिति भी, ये तीनों स्थायी समितियों के उदाहरण हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और आवास समिति और प्रवर समिति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रवर समिति एक तदर्थ समिति है। और तदर्थ समितियां ऐसी समितियां होती हैं जिनका गठन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के बाद इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। ऐसी समितियां जिनका गठन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता की समिति भी कहा जाता है? स्थायी मितव्ययिता की समिति, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति या संयुक्त प्रवर समिति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता की समिति भी कहा जाता है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं, 30 सदस्य। और राज्यसभा के सदस्यों को इस समिति में शामिल नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति में लोकसभा से केवल 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इस समिति के सदस्यों, यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह समिति सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए
सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, संगठन में कुशलता, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर अपनी रिपोर्ट देती है और इस समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन में 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ये सभी सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। यह सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं, उन सभी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद की किस सदन की समिति है? लोकसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा या राज्यसभा की, या किसी भी सदन की नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, लोकसभा की, क्योंकि इसमें सभी सदस्य लोकसभा से ही शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। उसके बाद है, प्राक्कलन समिति का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी, देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी, संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त बी और सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, बी और सी। प्राक्कलन समिति का अर्थ है देश की आर्थिक स्थिति पर संसद की आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना और संसद के प्राक्कलनों को प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। उसके बाद हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। रॉन्ग, लोकसभा के सदस्य ही चुने जाते हैं। हाँ, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्य नहीं, क्योंकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह कथन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसके बाद है लोकलेखा समिति। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोकलेखा समिति को कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं लोकलेखा समिति में। और लोकलेखा समिति को लघु संसद भी कहा जाता है। लघु संसद भी लोकलेखा समिति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। इसके 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 15 लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं।
और लोक लेखा समिति को लघु संसद भी कहा जाता है। लघु संसद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए उसे कार्य सौंपे जाते हैं? प्राक्कलन समिति, लोक उपकरण समिति, लोक लेखा समिति और लोक आश्वासन समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति को विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा सदस्य, और इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति में संसद के 30 सदस्य लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या सरकारी उपक्रमों की समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर आधारित होने वाली समितियों की कार्य करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? विरोधी दल के संसदीय किस समिति के अध्यक्ष पद पर? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति या याचिका समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वां बहन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर बी, नियम समिति, ऑप्शन नंबर सी, याचिका समिति, ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है, और लोक लेखा समिति को लघु संसद भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान करने पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग या अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? कृषि समिति, पर्यावरण समिति एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी की सभी विषयगत समितियां हैं, कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा से 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, इसमें 22 और लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या विशेषाधिकार समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नियम समिति का लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? 15, 20, 30 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? 15 या 7, 20 या 10, 15 या 10 या 30 या 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 और 10। अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। इनसे संबंधित जो समितियां होती हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों से, उनसे संबंधित समितियों में लोकसभा से 20 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के
समितियों के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। संसद में विभिन्न दलों के नेता द्वारा नामांकित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से ही निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद समितियों के सदस्य अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, या ऑप्शन नंबर सी, संसद के सदनों द्वारा विचार करने से पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। संसदीय समितियों के गठन के यही प्रमुख उद्देश्य हैं। ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसद समितियों में कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30 और 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त संसद समितियों में 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रम से कितनी होती है? 30, 15, 25, 20, 35, 10 या 20, 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त संसदीय समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की क्रम से संख्या 30 और 15 होती है, यानी कि 30 सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा के 15 सदस्य संयुक्त संसदीय समितियों में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 8, 10, 11 या 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, कुल 17 में से 11 संसदीय समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? समय का निर्धारण विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या कार्य सलाहकार समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है सार्वजनिक व्यय पर। लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति किर्सन मेनन की संस्तुति पर, किर्सन मेनन की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की व्यवस्था की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। उसके बाद इस टॉपिक का कभी रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट है इनमें प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें, राज्यसभा के सदस्यों को प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उसके बाद है, इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, सरकारी खर्च में कैसे कमी
लाई जाए। संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए? संगठन कैसे कुशलता। प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए? प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए आदि विषयों पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। उसके बाद है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति यह प्राकलन समिति की जुड़वां बहन। प्राकलन समिति की जुड़वां बहन कहते हैं लोक से लेखा समिति को। प्राकलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है, जुड़वां बहन। और लोक लेखा समिति को लघु संसद भी कहते हैं, लघु संसद भी कहते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। 15 लोकसभा से, लोकसभा और 7 राज्यसभा से। और इस समिति का सदस्य विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का कोई सदस्य होता है, विपक्ष का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। कोई सदस्य, विपक्षी दल का कोई भी सदस्य इस समिति का अध्यक्ष होता है। इसका कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षणों की प्रतिवेदनों की जांच करना है। लोक लेखा समिति के कार्य, लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा यानी कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। कैग द्वारा दिए गए लेखा प्रतिवेदनों की जांच करती है, वेदनों की जांच करती है। उसके बाद है सरकारी उपक्रमों की समिति। सरकारी उपक्रमों की समिति किरसन मेनन की संस्तुति पर 1963 में सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की किरसन मेनन की संस्तुति पर 1963 में सरकारी उपक्रमों की समितियों का गठन किया गया। उपक्रमों की समितियों का गठन किया गया। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रमों की समितियों में 22 सदस्य, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। सरकारी उपक्रमों की कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। उसके बाद है तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां, इन समितियों का गठन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और उन उद्देश्यों की पूर्ति के बाद, उन उद्देश्यों की पूर्ति के बाद इन समितियों को समाप्त कर दिया जाता है।
समाप्त या कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।